हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए सीडीपी के देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सीडीपी के सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए सीडीपी पूछी जाती है 30 नंबर की पूछी जाती है। तो चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में सीडीपी आपकी पूछी जाती है। और देखिए एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है। तो जितने भी लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वह क्लास जरूर जाके देख लीजिएगा। एसएसटी की देखिए मेरी डेली क्लासेस चलती है और देखिए उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग देखिए प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम होती है, तो आप लोग देखिए लाइक शेयर कर दिया करिए। पहला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो कोहलर देखिए अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए कोहलर एक प्रसिद्ध गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। और देखिए उन्होंने चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। तो उन्होंने चिंपैंजी सुल्तान पर अपने प्रयोगों के माध्यम से यह समझाया था कि अधिगम सीखना केवल प्रयास और त्रुटि से नहीं होता, बल्कि अचानक आई सूझ या समझ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है तो वह 14 प्रकार की होती है। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 प्रकार की होती है। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। और देखिए मैकडूगल ने माना था कि प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों के साथ एक विशिष्ट संवेग इमोशन जुड़ा होता है। तो यह देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो वह हो जाएगा सृजनात्मकता शिक्षण हेतु किया जाता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मानसिक उद्वेलन ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में मौलिक विचारों को प्रोत्साहित करना होता है और उनकी सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को बढ़ाना होता है। और देखिए इसके माध्यम से किसी समस्या पर स्वतंत्र रूप से विचार करने और नए नए समाधान खोजने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं होगा? तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो नहीं होता है। और देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है और परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है और निरंतर विकास का सिद्धांत भी होता है, लेकिन देखिए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं होता है। देखिए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम लर्निंग का एक सिद्धांत होता है, जिसे देखिए इवन पावलोव ने दिया था। यह देखिए बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यह बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए यह अधिगम लर्निंग का सिद्धांत है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, तो यह कथन किसका है? तो वह हो जाएगा हरलाक का है। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एलिजाबेथ हरलाक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक नहीं सीमित होता है, बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम निहित होता है। और देखिए जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व हो जाएगा तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए बालक का सामाजिक विकास उसके आसपास के वातावरण से होता है, जैसे परिवार
पड़ोस, विद्यालय और मित्रों के समूह, पीयर देखिए ग्रुप पर निर्भर करता है। और देखिए इन्हीं माध्यमों से बच्चा दूसरों के साथ व्यवहार करना और सामाजिक संबंध बनाना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम हो जाएगा, जो आपका देखिए शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, देखिए द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास के प्रमुख नियमों के अनुसार होता है। इसमें देखिए शैशवावस्था और बाल्यावस्था के कुछ चरणों में विकास की गति अत्यंत तीव्र और द्रुत होती है। तो विकास के देखिए शैशवावस्था में बच्चों का विकास तेजी से होता है, जिसे द्रुतगामी विकास कहा जाता है। और देखिए इसलिए इसे शारीरिक विकास का एक प्राथमिक नियम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवसा क्या है? तो युवसा क्या है? तो वह हो जाएगा देखिए मूल प्रवृत्ति है। तो युवसा देखिए आपकी एक मूल प्रवृत्ति है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल के अनुसार युवसा एक जन्मजात मूल प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग क्रोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो वह हो जाएगा पावलोव के। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए स्किनर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, तो स्किनर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं तो चूहे और कबूतर के लिए जाने जाते हैं। और देखिए कोहलर जाने जाते हैं प्रयोग के लिए, तो कोहलर जाने जाते हैं तो चिंपैंजी वन मानुस के लिए जाने जाते हैं। और देखिए थॉर्नडाइक प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। यह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखिए बनते ही बनते हैं। देखिए रूसी मनोवैज्ञानिक इवन पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के प्रयोग के लिए कुत्ते को एक विषयी सब्जेक्ट रूप में चुना था। तो इवन पावलोव ने देखिए अपना प्रयोग किया था, कुत्ते पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह किसके घटक हैं? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सृजनात्मकता के हैं। तो मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह देखिए ये किसके घटक हैं? तो सृजनात्मकता के हैं। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो वह हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना देखिए कहलाता है, तो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आज के सेशन में, देखिए सीडीपी के जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आज, देखिए ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोगों की सीडीपी की क्लास डेली चलनी चाहिए या देखिए दूसरे तीसरे दिन चलनी चाहिए? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए समझते हैं, देखिए जब हमारी ज्ञान इंद्रियां जैसे आँख कान किसी चीज़ को महसूस करती है तो उसे संवेदना कहते हैं। लेकिन जब हमारा दिमाग पुराने अनुभवों के आधार पर उस एहसास को पहचान लेता है और देखिए उसे अर्थ देता है तो उसे प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वह देखिए थॉर्नडाइक ने किया था। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो थॉर्नडाइक ने किया था। देखिए सीखने में प्रयास व भूल ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। देखिए आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, तो आप लोग देखिए लाइक शेयर कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको जितने भी सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है देखिए सभी करवा दें। अगर आप लोग कमेंट आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए सीडीपी के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी करवा देंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा, तो एक औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होगा, तो वह हो जाएगा, देखें यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे 90 से 109 होगा। तो औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा तो 90 से 109 होगा। देखिए टर्मन के अनुसार सामान्य या औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर IQ होता है तो 90 से 109 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे, तो कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे, तो वह हो जाएगा कैटल थे। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कैटल तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वह हो जाएगा, देखिए स्किनर ने किया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो वह हो जाएगा परीक्षण निर्माण का हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा, तो वह परीक्षण निर्माण का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था, तो विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया था, तो वह हो जाएगा, देखिए पियाजे ने दिया था। आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी थी, देखिए पियाजे ने दी थी, तो पियाजे की यह दूसरी अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है, तो MPPI परीक्षण का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, तो वह हो जाएगा, देखिए व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है, तो अधिगम के लिए क्या सर्वाधिक आवश्यक है, तो वह हो जाएगा अप्रेरणा हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक है तो वह अप्रेरणा हो जाएगी। देखिए समझते हैं। देखिए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अप्रेरणा सीखने का राजमार्ग होती है। जब तक कोई व्यक्ति अंदर से प्रेरित नहीं होता है तो वह किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाता है, और देखिए वह सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाता है। अगर कोई व्यक्ति अंदर से प्रेरित नहीं होगा तो वह देखिए सीख नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल का समय क्या होता है, तो शैशव काल का समय कब से कब तक होता है, तो वह हो जाएगा, देखिए जन्म से 2 वर्ष तक का होता है शैशवावस्था का काल। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए CDP का चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों आपका देखिए 30 नंबर का पूछा जाता है और सेम पूछा जाता है। CDP देखिए आपकी सेम पूछी जाती है, चाहे पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 हो। इसलिए देखिए आप लोगों को दोनों की कराने की सोच रहे हैं, पेपर 1 भी करवा दें CDP, पेपर 2 भी करवा दें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए कोहलर अपने प्रयोगों से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है, तो कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है, तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण होता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी, तो किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया था, तो वह हो जाएगा हर्बर्ट ने। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली हर्बर्ट ने प्रतिपादित की थी। देखिए समझते हैं। देखिए पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित की गई थी, और देखिए उनके अनुयायियों ने इसे विकसित किया था और जिसे हर्बर्टी उपागम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी, तो किसने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी,
तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे कैनन ने। यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कैनन ने की थी। यहाँ पे देखिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कैनन ने की थी और कैनन ने यह बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड और देखिए प्यूटरी एड्रिनल का स्राव व्यक्ति के प्रभाव और व्यक्तित्व को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, तो यह कथन किसका है? तो वह हो जाएगा क्रो का है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए जेम्स क्रो और एलिस क्रो के अनुसार सृजनात्मकता क्रिएटिविटी वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति मौलिक परिणामों को व्यक्त करता है। देखिए आज के सेशन में से जरूर बताइएगा 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं आपके, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर देखिए 30 में से 25 नंबर आ रहे हैं या 26 नंबर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर उससे कम आ रहे हैं देखिए आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किससे होता है? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए BF स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने बड़ों की भाषा का अनुकरण करते हैं और सीखते हैं। तो देखिए BF स्किनर एक व्यवहारवादी सिद्धांतकार थे और जब उन्हें सही शब्द बोलने पर प्रशंसा या पुरस्कार प्रबलन मिलता है तो वह भाषा सीखते हैं। देखिए स्किनर पुनर्बलन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं और स्किनर एक व्यवहारवादी सिद्धांतकार थे। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया था। तो किसने किया था मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से? तो वह हो जाएगा मैकडूगल ने। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था और उन्हें 14 प्रकार में वर्गीकृत किया था। और देखिए विलियम मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों के साथ एक संवेग जुड़ा होता है, एक इमोशन जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान यह कथन किसका है? तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना करना केंद्रीकरण अवधान किसका कथन है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए पहला डम्बिल का हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो वह हो जाएगा गाल्टन का। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गाल्टन का नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। देखिए फ्रांसिस गाल्टन को सुजान शास्त्र का पिता कहा जाता है और उन्होंने ही सबसे पहले इस बात पर जोर दिया था कि आनुवंशिकता के नियमों का उपयोग करके मानव नस्ल को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण हो जाएगा। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए डॉक्टर एस जटोला ने 12 से 16 वर्ष के बालकों के लिए साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया है और देखिए इस परीक्षण का उद्देश्य था तर्क समस्या समाधान करना और संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करना था। देखिए जितने भी लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेली क्लासेस SST की मेरी चल रही है, तो उसको जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कर लिया देखिए 100% आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको वही करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
तो देखिए एसएसटी में आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और सिलेबस के अनुसार सभी आपको करवा रहे हैं, इसलिए देखिए एक भी क्लास मिस ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वह हो जाएगा स्पीयरमैन ने किया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन देखिए स्पीयरमैन ने किया था। देखिए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। और देखिए स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है। एक देखिए जी फैक्टर सामान्य कारक होती है, यह जन्मजात और मानसिक ऊर्जा का आधार होता है। और देखिए दूसरी है यस फैक्टर जो विशिष्ट कारक होती है, यह देखिए विशिष्ट गतिविधियों जैसे संगीत गणित के लिए अर्जित किया जाता है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और डेली क्लासेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सोच रहे हैं देखिए आपको सीडीपी के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं सभी करवा दें, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस मिलती रहे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज के सेशन में आपके 30 क्वेश्चन में से कितने स्कोर बने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।